हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये सीरीज का सेकंड पार्ट है, लेकिन अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर पहले वो देख लो। पिछले पार्ट में देखा था कि ली हान यिनहे पवेलियन में स्टूडेंट बनने के लिए जाता है, पर उसे वहाँ पर 2 खतरनाक टेस्ट देने पड़े थे। पर ली हान उन दोनों मुश्किल टेस्ट्स को कंप्लीट करते हुए वहाँ का डिसाइपल बन जाता है। उसने जिसकी धुलाई की थी वो खुद अपनी जान लेते हुए अपनी पोजीशन उसे दे देता है। 5th पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यिनहे पवेलियन के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक एल्डर सभी इनर डिसाइपल्स के सामने अनाउंसमेंट कर रहे थे, आप सभी का स्वागत है क्योंकि अब आपका फाइनल ट्रायल होने वाला है। अभी रिसेंटली हमें पता लगा है कि हमारे सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में काफी हाई लेवल के मॉन्स्टर्स देखे गए हैं। तो अब आप सभी को मिलने वाला मिशन ये है कि आपको उन इविल स्पिरिट्स को मारना है। जो भी बंदा उन इविल डीमंस को मार के उनके 5 डीमन कोर को कलेक्ट करेगा, तीनों टेस्ट को मिलाकर उसे फर्स्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और इसके साथ ही उसे सेक्ट की तरफ से काफी सारे ट्रेजर्स मिलेंगे। अब तक यहाँ पर हमारे ली हान की भी एंट्री हो जाती है, पर उसके आने से पहले उसके नाम की तबाही आ गई थी, इसलिए बच्चे उसे वहाँ देखकर काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो उसके लिए ऐसे रास्ता साफ कर रहे थे कि जिन मॉन्स्टर को वो मारने जाने वाला है उनमें से ये एक हो। ली हान भी एक लीडर की तरह उनके सामने आगे आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अनाउंस करने वाले एल्डर बता रहे थे कि तुम में से टोटल 10 को ही वहाँ पर भेजा जाएगा, क्योंकि उस फॉरबिडन एरिया का खतरा काफी ज्यादा है। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल एल्डर होने के नाते मैं कमजोरों पर ये मुसीबत नहीं आने देना चाहता, और जो भी 10 लोग अंदर जाएंगे वो अपना ख्याल खुद रखेंगे, क्योंकि वहाँ का रिस्क काफी ज्यादा हाई है, तो सोच समझ के आगे बढ़ना। दूसरी तरफ हमें एक दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है जो ली हान को देखकर गुस्से में तमतमा रहे थे। उनका गुस्सा तो हमारी जिया ने भी नोटिस कर लिया था। वो बाहर आते हुए कहती है, अरे बाप रे, उस बंदे की आंखें देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आंखों से ही खा जाएगा तुम्हें। लगता है ये ओल्ड मैन उसी मरे हुए बच्चे का फादर है। उसे वहाँ देखने के बाद तो एल्डर शिंग भी गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, क्योंकि उनका बस नहीं चला और हमारा ली हान इनर डिसाइबल में शामिल हो गया। दूसरी तरफ सूजी के फादर कहते हैं कि मैंने अपना मन बदल लिया है, इस लड़के को एंटर होने दो। वो जब इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे ऐसी जगह पर भेज देंगे जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। ये सुनकर तो वो दूसरे वाले एल्डर खुशी से लाल पीले होने लगते हैं। वो कहते हैं कि लगता है आप इसे मारना चाहते हैं, बल्कि मैं तो इसे इतना टॉर्चर करना चाहता हूँ कि ये खुद अपनी जान ले ले। इसके बाद वो एक पर्पल फॉर्मेशन बनाते हुए कह रहे थे कि वो छोटी सी चिड़िया भी इसे देखकर काफी ज्यादा खुश होगी। जैसे ही होस्ट ट्रायल को स्टार्ट करने का अनाउंस करता है, ली हान के एंटर होने से पहले ये दोनों एल्डर अपने उस फॉर्मेशन को उस शेर के आगे लगा देते हैं। फिर ली हान के एंटर करते ही वो अपना फॉर्मेशन हटा देते हैं, जिससे एक एक करके बाकी स्टूडेंट ट्रायल वाले प्लेस पर जा रहे थे। यहाँ वो एल्डर जाल बिछाकर मछली के उसमें फंसने का इंतजार करते हुए कह रहे थे कि जो कोई भी टियानजुन से पंगा लेगा उसकी मौत तो पक्की है। आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को इतना टॉर्चर करके जान से मारने की। ये बोलकर वो दोनों अकड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो फॉर्मेशन हमारे ली हान को एक ऐसे प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पे दूर दूर तक किसी भी परिंदे इंसान का नामो निशान नहीं था। उस जगह को देखने के बाद जिया कहती है कि एज एक्सपेक्टेड, जहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मारते वहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आएंगे। ली हान तो उस जगह को देखकर कह रहा था कि लगता है उन दोनों ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है, आगे चल के देखे तो सही कि आखिर वो सरप्राइज है क्या। वहीं दूर से हमें 6 टेल फॉक्स दिखाई जाती है, जिसे ली हान की मौजूदगी का एहसास हो गया था। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे कि ये उसके रोज का काम हो, तो वो बिना किसी एफर्ट के अपने पास एक एनर्जी रिलीज करती है, जो एनर्जी ट्रेवल करता हुआ सीधा हमारी ली हान की आंखों में एंटर कर जाता है। ली हान चुपचाप आगे बढ़ा जा रहा था। वहीं जिया कहती है कि लगता है हम यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि मुझे उसका ऑरा सेंस हो रहा है। ली हान उसकी बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता, बल्कि तेजी से आगे बढ़े जा रहा था। ये देखकर जिया गुस्से में उसके सामने जाकर कहती है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है। पर तभी ली हान की आंखों में देखने के बाद उसे पता लग गया था कि कोई ली हान को कंट्रोल कर रहा है। ये देखने के बाद तो वह एक्साइटेड होते हुए कहती है कि लगता है खेल शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ली हान के माइंड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो एक इल्यूजन में ट्रैप हो गया था। उसे उसके सामने उसकी मरी हुई मॉम नजर आती है। जब ली हान अपने सामने अपनी मॉम को देखता है तो वो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसकी आंखों से खून गिर रहा था। उसकी मॉम उसे बड़े प्यार से देख रही थी और वो तेजी से अपनी मॉम को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा था।
पर तभी पीछे से कोई उसे बड़े भैया कह के बुलाता है और ये कोई नहीं उसकी बहन थी। वो सीधा आते ही ली हान से लिपट जाती है और उससे शिकायत करती है कि आखिर वो इतने दिन कहाँ था, उसे उसकी याद नहीं आई। ली हान अपनी बहन को इमेजिन करके काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था। वहीं तभी पीछे से उसके फादर एंटर करते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे, तुम इतने सालों से कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे क्या? देखो तुम इतने ज्यादा बदल गए हो कि तुम्हारी बहन भी तुम्हें नहीं पहचान पाई। अब उनके डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां वो फैमिली काफी खुशी खुशी खाना खा रहे थे। इल्यूजन में ली हान अपनी हैप्पी फैमिली को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी इल्यूजन में अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ली हान के फादर ली हान से कहते हैं कि जब से तुम गए हो तब से तुम्हारी मॉम की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। वो तुम्हारी याद में इतना ज्यादा परेशान रहती है कि अब उनकी सिचुएशन पहले से भी बदतर हो गई है। मैं चाहता हूँ कि अब की बार तुम वापस कहीं मत जाओ, यहीं रह जाओ। ली हान ये सब देखकर परेशान हो रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नोटिस की जा सकती थी। वहीं ये इल्यूजन वाले पेरेंट्स उसे वहीं रुकने को कहते हैं। ली हान काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि सॉरी मदर फादर, मैं आपको बचा नहीं सका, और याओ मैं तुम्हें एक दिन जरूर जिंदा कर लूंगा। फिलहाल तुम मुझे उसे थैंक यू बोलना होगा जिसने मुझे उन अपनों से मिलवाया जिन्हें मैं सालों पहले खो चुका था। पर इसके साथ ही आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अपनों का इस्तेमाल करके मुझे जान से मारने की? ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड निकाल कर याओ पर अटैक कर देता है। ये अटैक था तो काफी ज्यादा जबरदस्त, लेकिन इससे याओ को कुछ होता नहीं है, बल्कि वो हमारे लिहान की मॉम में कन्वर्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो उसके फादर का रूप लेते हुए उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि ये काफी ज्यादा मजेदार है कि एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन को आप इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं जानती थी कि तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है, पर अफसोस तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि फिलहाल तुम मेरे कंट्रोल में हो और मैं तुम्हें तब तक तड़पाने वाली हूँ जब तक तुम मर ना जाओ। ये बोलकर वो अपने हड्डियों से बने हुए माला को काफी जोर जोर से शेक कर रही थी। शायद उसकी सारी पावर इसी माला में है। अचानक से इल्यूजन वाले ली हान के फादर की आंखें चेंज हो जाती है और वो ली हान को मारने के लिए तेजी से उसके पास आते हैं, पर ली हान उनके अटैक को डॉज कर लेता है, वो भी एफर्टलेसली। उसके फादर अटैक करते हुए अचानक से उन 6 इमॉर्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें सालों पहले उनके साथ ही मर जाना चाहिए था, पर अफसोस तुम इतने साल जी लिए, अब तुम्हें थोड़ा सा अपनी जिंदगी से ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि तुम वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बोलने के बाद वो 6 इमॉर्टल्स हमारे ली हान पर अटैक कर रहे थे। ली हान उन इमॉर्टल्स को देखकर गुस्से से भर जाता है। वो काफी तेज एनर्जी रिलीज करते हुए उन इमॉर्टल्स को वहाँ से वैनिश कर चुका था और इसके बाद वो काफी गुस्से में उस फॉक्स स्पिरिट से कहता है कि मुझे मेरे इल्यूजन में ट्रैप करके तुम जिंदा रह सकती हो। अब तुम देखो मेरी मेमोरी का यूज करके मुझे टॉर्चर करना कितना भारी पड़ सकता है। ये बोलने के बाद वो उस फॉक्स स्पिरिट को ऐसी जगह पर ट्रांसफर कर देता है जहाँ पर एक डेमोनिक पावर और एक पावरफुल मॉन्क दोनों आसपास खड़े थे। अपने सामने 2 पावरफुल और खतरनाक स्पिरिचुअल स्पिरिट्स देखने के बाद तो वो फॉक्स स्पिरिट डर के मारे कांपने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। वहीं रियल वर्ल्ड में हमारे ली हान के फेस पर भी गुड और इविल साइंस शो होने लगते हैं। उस फॉक्स स्पिरिट को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमारा ली हान है कौन। तभी ली हान एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस फॉक्स स्पिरिट को अपने सामने ला पटकता है। वहीं उसे देखने के बाद तो जिया खुश होते हुए कह रही थी कि वाह कितनी खूबसूरत टांगे हैं इसकी और कितनी पतली कमर। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती वो फॉक्स स्पिरिट उसे चुप करा देती है। ये सुनकर तो जिया कह रही थी कि कितनी बदतमीज हो, मैं तुम्हारी तारीफ ही तो कर रही थी। दूसरी तरफ ली हान उसके पास आते हुए कह रहा था कि छोटी फॉक्स स्पिरिट, मुझे ये बताओ कि किसने तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन में टांग अड़ाई जिसकी वजह से अब तुम इतना शर्मिंदा हो कि अपने क्लैन के लोगों को फेस भी नहीं कर सकती और जो तुम्हें देख लेते हैं उन्हें जान से मार देती हो। जिया तो कह रही थी कि वो छोड़ो, इसके पास तो सही से स्किन भी नहीं है क्योंकि ये अपनी पूंछों को नहीं छुपा पाई ना। ऐसी हाफ ह्यूमन और हाफ फॉक्स बॉडी को तो ना फॉक्स क्लैन में जगह मिलती है और ना ह्यूमन क्लैन में। ये सुनकर तो वो फॉक्स स्पिरिट सच में काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। वो उन दोनों की बातों से गुस्सा होते हुए हवा में फ्लोट करके अपनी एनर्जी रिलीज कर रही थी। वो ली हान पे काफी तेज अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम अपनी मौत चाहते हो। ली हान के लिए उसके ये खतरनाक अटैक बिल्कुल मक्खी के बराबर थे। वो हाथ से इन्हें झटकता जा रहा था। वो उसके अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है कि एक 9 टेल फॉक्स इतनी ज्यादा वीक हो सकती है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो उसके माला से निकले हुए उस फॉक्स स्कल को देखकर कहता है कि लगता है ये तुम्हारी ट्राइब से बिलोंग नहीं करते, है ना।
वो फॉक्स स्पिरिट ये देखकर ली हान से वो स्कल छीनने के लिए आगे बढ़ रही थी, पर ली हान उसके झपट्टा मारने से पहले ही उससे दूर हट जाता है। वो उसे कह रहा था कि अगर तुम ये स्कल और खुद की जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। वो फॉक्स स्पिरिट इस बात पे तंज कसते हुए कहती है कि यहाँ से बाहर जाना है। एक बार जो कोई भी स्टाइक्स वाले में एंटर हो जाता है ना, उसके लिए एग्जिट डोर बंद हो जाते हैं। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो वो स्कल मुझे वापस कर दो, वरना मैं इस जगह को तुम्हारी कब्र बना दूंगी। ये बोलने के बाद वो अपने मुंह से काफी सारे वेव्स रिलीज करना शुरू कर चुकी थी। ली हान उसके इस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि लगता है लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये बोलकर वो उसके फेस पर एक जबरदस्त किक जड़ देता है, जिससे हिट होकर वो बहुत दूर गिर जाती है। ली हान अब उसे अपने पाँव के नीचे दबाते हुए कह रहा था कि एक बार फिर पूछ रहा हूँ। जिया तो ली हान से कहती है कि इसे जल्दी जल्दी मारो और बाहर निकलो, मुझे बाहर जाकर वाइन भी पीना है, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ ली हान उस फॉक्स स्पिरिट से कह रहा था कि एक ऐसा रास्ता बताओ जो दोनों वर्ल्ड को अच्छे से कनेक्ट करता हो, नहीं तो फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें बाहर लेके जा पाऊंगा या नहीं। पर ये फॉक्स स्पिरिट कहती है कि तुम सभी ह्यूमंस एक जैसे हो, एक नंबर के सेल्फिश मतलबी। तुम्हारा अपना काम बनते ही तुम हम लोगों को पूछ के भी नहीं देखोगे। सालों पहले मुझे हेलेन ये नाम का बंदा अपनी दोस्त बनाकर यहाँ पर लेकर आया था, पर उसने मेरे फॉक्स टेल को कट करके मुझे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। उसने मेरे ट्राइब के लोगों पर हुकूमत की और उन्हें जान से मार दिया। मैं उससे नफरत करती हूँ, मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाली। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे जान से मारो और यहाँ से चले जाओ, पर याद रखना मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से उनकी प्योर सोल तुम्हारे लिंगियन हाई पवेलियन पर श्राप की तरह बरसेगी। उसकी बातों के बीच में ली हान अपने पास से वही व्हाइट टोकन निकाल के दिखाता है, जिसे देखकर वो व्हाइट फॉक्स काफी ज्यादा शॉक रह जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस कार्ड को पहचानती हो। वो कहती है लाइफ एंड डेथ कार्ड, इसका मतलब ये है कि तुम लियोन हाई पवेलियन के एनिमी हो। ली हान उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि अब मुझे बाहर जाने का रास्ता बताओ। ऐसा लग रहा था कि अब अगर उस फॉक्स ने कुछ नहीं बताया तो ली हान उसे जान से मार देगा। 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो फॉक्स स्पिरिट ली हान को लेकर एक रिवर साइड में आती है। उस रिवर के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था जिसपे एक स्वॉर्ड धंसी हुई थी। वो फॉक्स स्पिरिट ली हान को बताती है कि अगर तुम हेलेनियन के उस स्वॉर्ड को खींच लेते हो तो तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, पर अगर मुझसे पूछा जाए तो तुम्हारे लिए सबसे आसान और सबसे फायदेमंद रास्ता है मुझे मारो और यहाँ से निकल जाओ। पर ली हान उसे ये कहते हुए चुप करा देता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई खास दुश्मनी है नहीं, इसलिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ली हान ये बात करते हुए काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था और ये चीजें देखकर तो उस फॉक्स स्पिरिट की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो खुद को संभालते हुए कह रही थी कि ठीक है, अब जब तुम उन कमीनों से अलग हो तो फिर मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये बात सुनने के बाद तुम अपना इरादा जरूर बदलोगे। वैसे मैं बता दूं कि ये रिवर वैली लियोन हाई पवेलियन में काफी ज्यादा फेमस है, जहाँ पे जाने के बाद बुरे लोगों का अंत हो जाता है। और ये जगह इसलिए भी इतनी फेमस है क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई है, जो कोई भी स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है वो लियोन हाई पवेलियन का आने वाला फ्यूचर मास्टर बनेगा। इस बात को 1000 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा स्टूडेंट किसी के सामने नहीं आया जो इस स्वॉर्ड को निकाल कर यहाँ पर सरवाइव कर पाया हो। अब एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में उस स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हो? वैसे तो वो फॉक्स स्पिरिट ली हान को डराने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी, पर ली हान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, मतलब वो अपने फैसले को लेकर स्ट्रिक्ट था। वो उस फॉक्स स्पिरिट से कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तो मेरा स्वॉर्ड को हासिल करने का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है। ये बोलने के बाद वो एक हाई जंप लगाते हुए उस चट्टान पर पहुंच गया था। फॉक्स स्पिरिट ली हान के इस एक्शन से काफी कंफ्यूज नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ ली हान के स्वॉर्ड के पास जाने पर वो स्वॉर्ड अपने इविल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। ये रेडिश ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिससे दूर खड़ी फॉक्स स्पिरिट भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर जब वो अपने सामने खड़े ली हान को देखती है जिसकी बॉडी से एक तेज ऑरा निकल कर उस स्वॉर्ड के ऑरा को सप्रेस कर रहा था,
तो वो ये देखकर काफी हैरान थी। वो बस यही सोच रही थी कि आखिर लीहान है कौन जिसका मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ लीहान अपना थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगाते हुए काफी फोर्सफुली उस स्वॉर्ड को बाहर खींच लेता है। उस स्वॉर्ड को बाहर खींचते ही वहाँ पे काफी तगड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इससे लीहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उल्टा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर इस स्वॉर्ड को निकालना इतना इजी कैसे हो सकता है। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी फॉक्स स्पिरिट उसे काफी खुश होकर बता दिया कि हम तुम्हें दुआओं में याद रखेंगे, अपने मौत के सफर में अपना ख्याल रखना। मतलब उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद क्या होने वाला था ये तो फॉक्स स्पिरिट ने उसे बताया ही नहीं, बल्कि उसके साथ चालबाजी की। वहीं दूसरी तरफ लीहान कुछ भी समझ पाता, तेजी से वो उस लावा की नदी में गिर जाता है। उसके पानी में डूबने के बाद ये फॉक्स स्पिरिट हमारी जिया से कह रही थी कि तुम्हारा पार्टनर डूब रहा है और तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ हमारी आराम करती हुई जिया कह रही थी कि तो क्या हुआ, इन केस अगर वो मर गया और इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाया तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगी किसी और के साथ। हमें रिवर के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लीहान तेजी से नीचे गिर रहा था। नीचे सख्त फर्श देखने के बाद वो खुद को गिरने से बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है। स्वॉर्ड बेंड होकर एक स्प्रिंग का काम करती है और लीहान वापस से ऊपर की तरफ उछल गया था, पर इस बार जमीन से दूरी कम होने की वजह से वो अपने पैरों पर ही वापस लैंड हो गया था। नीचे पानी के अंदर लीहान को एक एंशियंट टाइम का पैलेस नजर आता है जिसे मिंग पैलेस के नाम से जानते हैं। वहाँ की जगह काफी ज्यादा अजीब थी, तो लीहान आगे बढ़ते हुए नोटिस करता है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा कल्टीवेट कर रहा है, जो कि लीहान को देखने के बाद कह रहा था कि एक और स्वॉर्ड का दावेदार आ गया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें इस पवेलियन का मास्टर बनना है तो तुम्हें कुछ टेस्ट देने होंगे और तुम्हारे टेस्ट के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। लीहान अपनी नजर घुमाता है तो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ट्रैप थे। तभी पैलेस के सेकंड फ्लोर से अचानक से एक रेड कलर का हंटर बाहर आता है और उन बीस्ट के अंदर कोर डालकर उन्हें जिंदा कर देता है। ये बीस्ट जिंदा होने के बाद काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। वहीं वो छोटा बच्चा कहता है कि अगर तुम्हें पैलेस का मास्टर बनना है तो तुम्हें इन डीमंस को हरा कर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। क्या तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो? ये सुनकर लीहान कहता है कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो बस स्वॉर्ड लेने के लिए आया था जो मुझे मिल गया है। लीहान को वहाँ से जाता देखकर वो बच्चा उसके रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स को खड़ा कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मॉन्स्टर्स को नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। लीहान उन मॉन्स्टर्स का ऑरा सेंस करने के बाद काफी ज्यादा अजीब फील कर रहा था, क्योंकि ये ऑरा उस फॉक्स स्पिरिट से भी ज्यादा पावरफुल था। लीहान को समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन सा बंदा है जो ऐसे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। उसका फाइट करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड खून की प्यासी हो जाती है। वो खुद ही उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहा था। लीहान अपने स्वॉर्ड के जरिए कंट्रोल हो रहा था, जबकि वो उस स्वॉर्ड को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। और देखते ही देखते लीहान की वो स्वॉर्ड वहाँ पर आ रहे सभी मॉन्स्टर्स को जान से मारने लगती है। ये देखकर वो बच्चा खुश हो जाता है और लीहान का गुस्सा और ज्यादा भड़काने लगता है। एक बात काफी ज्यादा अजीब थी, लीहान के उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी उनके नंबर बढ़ते जा रहे थे और वो छोटा बच्चा धीरे धीरे लीहान के गुस्से को हवा दे रहा था। वो उसे उकसाते हुए कहता है कि तुम सही कर रहे हो, बस ऐसे ही उन्हें टुकड़ों में काटते जाओ। ये जो डीमन तुम्हारे सामने मौजूद है ये बर्ड क्लैन का लीडर है और इस अकेले डीमन ने 1800 लोगों को मारा था शुआन्युआन सिटी के, और इन गुनाहों की कोई माफी नहीं है, तो इन्हें जान से मार दो। लीहान भी उस छोटे बच्चों की बातों से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था। वो बिना किसी रहम के उन सभी मॉन्स्टर्स को चीर फाड़ रहा था। वहीं वो आवाज लीहान से कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ है, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। जब मैं प्रैक्टिस करता था तो लियोन हाई पवेलियन को बचाने के लिए मैंने 100 डिसाइपल्स को मारा था। तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करो। लीहान उस स्वॉर्ड के कंट्रोल करने से अब तक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो उस स्वॉर्ड को जमीन में धंसाते हुए कहता है कि मुझे किसी मॉन्स्टर्स को नहीं मारना। वो आवाज लीहान से कहती है कि अगर मॉन्स्टर्स को नहीं मारना तो अपने दुश्मनों को तो मार ही सकते हो ना। और अब वो एक एक करके उन स्पिरिट्स को भेज रहा था जो लीहान के दुश्मन थे। लीहान ये देखकर समझ आता है कि ये बंदा उसे एक और इल्यूजन में ट्रैप कर रहा है। लीहान की नफरत उसके गुस्से पर हावी होने लगी थी और वो एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था।
दूसरी तरफ वो स्वॉर्ड भी जमीन से अपने आप बाहर निकल जाती है और ली हान एक एक करके उन स्पिरिट्स को मारना शुरू कर देता है। उस आवाज के लगातार ली हान को फोर्स करने की वजह से वो अब तक काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो रियलिटी और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके गुस्से की वजह से वो पानी काफी बुरी तरीके से गर्म होकर खौलने लगता है। फॉक्स स्पिरिट ये देखकर कह रही थी कि मैंने पानी को इतना गर्म होते हुए कभी नहीं देखा। लग रहा है कि पानी के नीचे मौजूद जीवों को ली हान पसंद नहीं आया और अब तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके बचने के सारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ ली हान अब फाइट फॉर्म में आ जाता है, जहां उसका गुस्सा और उसकी पावर मिलकर उसके सामने मौजूद सभी स्पिरिट्स को तेजी से खत्म कर रहा था। ली हान के अटैक से तो वहां की जमीनों पर दरारें पड़ने लगती हैं। वहीं जो स्पिरिट्स ली हान पर अटैक कर रही थी वो उसे उकसाने के लिए कहते हैं कि प्रिंसेस याओ यानी कि उसकी सिस्टर का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। ली हान गुस्से में उस स्पिरिट को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। वहीं दूसरा स्पिरिट उसके फादर के बारे में बकवास कर रहा था। अपनी फैमिली और फादर के बारे में ऐसी बातें सुनकर ली हान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। जो बातें ली हान से हाओ टियान ने की थी उसके आखिरी वक्त में वही बातें उसके दिमाग में बजने लगती हैं। ली हान उन सभी चीजों के मेंटल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसकी बॉडी से एक तेज कलर की रेड एनर्जी रिलीज होती है। उसका ऑरा अब तक काफी ज्यादा ब्लैकिश और रेडिश हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद वो छोटे बच्चे की आवाज हंसने लगती है। ली हान की ऐसी हालत करने के बाद वो बच्चा हमारे सामने आता है जिसका नाम था यिन। वो असल में यही तो चाहता था कि ली हान अपने गुस्से पर कंट्रोल न रख पाए और उसका गुस्सा उसकी ताकत बन जाए और फिर वो धीरे धीरे ली हान की बॉडी से निकल रहा उसका गुस्सा एब्जॉर्ब करने लगता है। ली हान का ये एंगर उसके लिए एक स्पिरिचुअल पावर जैसा है, जिसे कलेक्ट करते हुए यिन कह रहा था कि आज तक मैंने इतनी प्योर नफरत किसी के अंदर नहीं देखी। तुम्हारी ये घृणा मुझे और ज्यादा एक्साइट कर रही है। वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम इसी तरीके से अपने गुस्से को बढ़ाते रहो और मुझे और ज्यादा पावर मिलती रहेगी। ली हान अब तक काफी बुरी तरीके से तड़पने लगा था। उसकी आंखों का कलर भी डेमोनिक हो जाता है। अचानक से ली हान को अपनी छोटी सिस्टर की आवाज आती है और अपने इनर सी में उसे उसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आ रही थी। वो अपनी छोटी बहन की अनकॉन्शियस बॉडी को देखकर काफी गिल्ट फील कर रहा था। देखते ही देखते उसकी सिस्टर कॉफिन के रूप में चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें बाहर से जिया भी फील कर रही थी। वो ये महसूस करते हुए कह रहे थे कि लगता है मामला काफी सीरियस है। तभी एक तेज एनर्जी रिलीज होती है और ली हान वापस से उस वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ अब वो उन मॉन्स्टर्स पर अटैक नहीं कर रहा था बल्कि शांति से उन मॉन्स्टर्स को खुद पर चिपकने देता है। ये देखकर यिन अब तक परेशान हो चुका था। अब उसे ली हान का गुस्सा या नाराजगी नहीं मिल रही थी अब्सॉर्व करने के लिए, तो वो कहता है कि अब ये बंदा लगता है अपनी मौत मांग रहा है। बेवकूफ कहीं का, अब मुझे किसी और का इंतजार करना होगा। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसकी नजर ली हान पे पड़ती है, जिसकी बॉडी से गोल्डन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये एनर्जी देखकर तो यिन भी एक पल को काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि इस एनर्जी के चपेट में आ रहे डीमंस डिस्ट्रॉय हो रहे थे और वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल और तेज थी कि वो उस रिवर को चीरते हुए आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। उस फॉर्मेशन के क्रिएट होते ही वो डेमोनिक स्पिरिट्स तेजी से ऊपर उस फॉर्मेशन में जाने लगते हैं। ये देखने के बाद वो फॉक्स स्पिरिट काफी ज्यादा शॉक थी। वहीं जिया कह रही थी कि लगता है ये अभी इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, ये अपनी डिवाइन ज्ञान की पावर को यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिवर के नीचे वही डिवाइन मॉन्क अपीयर हो गया था, जिसे देखकर यिन कहता है कि मैंने हजारों सालों से उन इमॉर्टल्स स्पिरिट को कैद करके रखा था, आखिर वो कहाँ जा सकती हैं? वो ली हान से पूछ रहा था कि तुमने क्या किया उनके साथ, कहाँ भेजा है उन्हें, वापस करो मेरे स्लेव्स को। ये बोलकर वो अपने चाबुक से ली हान पर अटैक करने जाता है, पर उसके अटैक करने से पहले ही ली हान की आंखों से निकल रही एनर्जी उसे दूर झटक देती है और वो एक ही अटैक से काफी घायल हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ली हान के पास इतनी पावर कैसे है। वहीं दूसरी तरफ ली हान की वो डिवाइन बॉडी यिन से कहती है कि तुम हेलेन यिन के बस एक कॉन्शियस हो, जिसे गुस्से और नफरत की आग ने पैदा किया है। ये सुनकर तो यिन परेशान होते हुए कहता है कि नहीं, मैं इंसान हूँ, ये नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो जैसे ही ली हान की तरफ बढ़ता है अटैक करने के लिए, ली हान उसे अपने 1 फिंगर से रोकते हुए कह रहा था कि अब तुम्हारा इस वर्ल्ड में कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नफरत की जो भी वजह थी वो अब खत्म हो चुकी है। ये बोलने के बाद वो धीरे धीरे उसे डिसअपियर कर देते हैं। यिन के डिसअपियर होते ही वो रिवर का जो भी रेडिश ऑरा था वो हटकर आसमानी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस पर से इविलनेस खत्म हो चुकी है और अब वो पूरी तरीके से प्योर है।
अब वो रिवर का पानी सूख गया था और वहाँ पर लगा बैरियर भी हट जाता है। ये देखकर वो फॉक्स स्पिरिट खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए कह रही थी कि क्या बात है, ये बैरियर हट गया, अब मैं फाइनली यहाँ से बाहर जा सकती हूँ। वो काफी ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि मुझे अपने चेहरे को बदलना होगा वरना लोग मुझे ऐसे देखकर डर जाएंगे। वो तेजी से उस अरे की तरफ भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिया कहती है कि ये बंदा कहाँ चला गया। इसे देखकर लगता है कि अब मैं थोड़े दिन और जिंदा रह सकती हूँ, इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। पर तभी उसके सामने ली हान बेसुध गिरा था तो उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है, लगता है मेरे दिन गिनती के रह गए हैं। ठीक हो या चल बसने वाले हो जल्दी। ली हान उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता बल्कि उससे पूछता है कि मैं कितने दिनों तक अंदर था। जिया उसे मुस्कुरा कर कहती है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, 3 दिन। वो ये सुनते ही बेहोश हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें उसी मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है जिसे ऑलरेडी हम आगे के एपिसोड में देख चुके हैं। वो अपने पवेलियन के रूफ पर खड़ी थी कि तभी उसकी नजर स्ट्राइक्स पवेलियन की तरफ से आ रहे उस रेड कलर की एनर्जी पर पड़ती है। ये रेड स्मोक पूरे आसमान में फैलता जा रहा था और इसकी खबर सभी एल्डर्स को भी लग जाती है। वो सभी रेड कलर के उस स्मोक को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो सभी अब तक श्योर हो गए थे कि पक्का किसी ने वैले में लगे उस ट्रैप को ओपन कर दिया। वहाँ पे लगी सील भी टूट चुकी है। तभी अचानक से वो 9 टेल डीमन फॉक्स उन सभी के सामने अपने फॉक्सेस शो कर देती है जो काफी ज्यादा जायंट था। उस एविल स्पिरिट के वहाँ अपीयर होते ही उनकी जमीन शेक होने लगी थी। एल्डर चेन जो कि सूजी के फादर थे वो कहते हैं कि आखिर वो शैडो डीमन कैसे बाहर आ सकती है, इतनी ताकत किसमें होगी जो उसकी सील को किसी ने ओपन कर दिया हो। वो सभी आपस में डिस्कस करते हुए इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि लगता है किसी पावरफुल इंसान ने वहाँ पर लगे उस सील को इसलिए ओपन किया क्योंकि वो अब यहाँ का नया पवेलियन मास्टर बन गया होगा। इसका मतलब अब उस बंदे के पास वो खतरनाक स्वॉर्ड मौजूद होगी। एल्डर जांग जो कि उस पवेलियन मास्टर का इंतजार कर रहे थे वो एल्डर चेन को काफी ज्यादा परेशान होते हुए देखकर कहते हैं कि आखिर आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं, क्या आप नए पवेलियन मास्टर के आने से खुश नहीं है जिसका इंतजार हम इतने सालों से कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो आज हम लोगों को काफी ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि आज हमारा सालों का इंतजार खत्म हो गया। एल्डर चेन एल्डर जांग की बातों पे कह रहे थे कि इसके पीछे पक्का कोई राज होगा और जब तक हम उसके बारे में पता नहीं लगा लेते मुझे नहीं लगता कि एल्डर जांग को मास्टर चूज करने में इतनी ज्यादा जल्दबाजी दिखानी चाहिए। हम इस पवेलियन के एल्डर हैं और ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उनकी इस बात पे तो एल्डर सिंह भी हामी भरे थे कि आपने सही कहा। एल्डर सिंह को इस तरीके से हामी भरता देखकर एक दूसरे एल्डर कहते हैं कि कहीं ये इनसाइड स्टोरी कुछ उस मैटर से रिलेट तो नहीं करती जो हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि ट्रायल के दौरान आपको एक स्टूडेंट ने काफी बुरी तरीके से पीट दिया था। हो सकता है कि ये नया पवेलियन मास्टर जो बनने वाला है वो वही स्टूडेंट हो, इसीलिए तो आप इतने ज्यादा परेशान लग रहे हैं, वरना इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि न्यू स्टूडेंट के सेकंड ट्रायल में एक एल्डर की पिटाई हो जाए और थर्ड ट्रायल में वो यहाँ का मास्टर बन जाए। ये सुनकर एल्डर सिंह काफी ज्यादा घबराते हुए इस बात को संभालने की कोशिश करने लगते हैं। वो कह रहे थे कि आप कैसी बातें कर सकते हैं, एक ट्रायल वाला स्टूडेंट एक एल्डर के स्वॉर्ड को कैसे उठा सकता है जिस स्वॉर्ड को हाथ लगाने में हमारे जैसे पावरफुल एल्डर्स के पसीने छूट गए थे। ये बोलने के बाद वो एक वियर्ड तरीके की स्माइल पास करते हैं। अचानक से वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट की स्वॉर्ड शेक करने लगी थी और उन्हें इस चीज का रीजन समझ नहीं आ रहा था। तभी उस रेड स्मोक को चीरते हुए तेजी से वो स्वॉर्ड जमीन की तरफ आने लगती है। इतनी स्पीड में आने की वजह से वो जैसे ही जमीन में धंसती है एक तेज रोशनी की वजह से सभी स्टूडेंट काफी दूर जाकर गिरते हैं क्योंकि उस स्वॉर्ड का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था, उसे हैंडल करना नॉर्मल इंसान की बस की बात ही नहीं थी। सारा अरीना खाली हो जाता है और तभी हमारा ली हान एंट्री लेता है। वो बड़े ही शांति से उस स्वॉर्ड की नोक पर पांव रखकर खड़ा हो गया था। उसकी ये टशन वाली एंट्री देखने के बाद तो एल्डर सिंह उसे बुरा भला बोलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि ली हान बिना कुछ सोचे समझे एक ही स्लैश में उस एल्डर के चीथड़े उड़ा देता है। थोड़ी ही देर में वो जगह खून से सन गई थी और हमें एल्डर सिंह की लाश भी नजर नहीं आती क्योंकि वो ली हान के अटैक से ब्लास्ट हो चुके थे। ये नजारा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ मौजूद एल्डर्स काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वहीं हमें ली हान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दूर से ये सारी चीजें वो मिस्टीरियस लड़की भी नोटिस कर रही थी और वो ली हान को देखते ही पहचान जाती है। ये तो वही जंगल वाला लड़का है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी तरफ ली हान अपनी स्वॉर्ड को साफ करते हुए कह रहा था कि तुम सभी अपने नए पवेलियन मास्टर से मिल रहे हो और तुम्हें किसी ने तमीज और तहजीब नहीं सिखाई कि मिलते हुए क्या करना चाहिए।
ली हान की बात सुनते ही एल्डर चैन को छोड़कर सभी एल्डर्स और स्टूडेंट्स उसे ग्रीट करने लगते हैं। वहीं एल्डर चैन ये सारी चीजें देखकर पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर ली हान ये चीज नोटिस कर लेता है और वो उसकी गर्दन में स्वॉर्ड रखते हुए कह रहा था कि तुम्हें सैल्यूट नहीं करना क्या। एल्डर चैन की तो सांस हलक में रुक जाती है। वहीं ली हान कह रहा था कि इतना ज्यादा एरोगेंस, तभी तो सोचूं कि तुम्हारे बच्चे के अंदर इतनी एरोगेंसी आई कहाँ से। जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे ही निकले। एल्डर चैन को पता था कि अभी उसका कोई भी जवाब उसकी गर्दन उड़ा सकता है, इसलिए वो कह रहा था कि मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ, लेकिन सही ढंग से। ली हान को पता लग गया था कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी चालबाजी देखने के लिए स्वॉर्ड को उसके गर्दन से हटा देता है और ऐसा होता भी है। मौका मिलते ही वो एल्डर वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, जिससे 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड हमारे ली हान को अपनी नोक पर ले लेते हैं। ये फॉर्मेशन देखते ही सभी एल्डर्स वहाँ से साइड हट गए थे, पर ली हान के चेहरे पे जरा सी भी शिकन नहीं आती, जैसे कि उसे इस पावरफुल फॉर्मेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। एल्डर चैन ली हान को उस फॉर्मेशन में ट्रैप करने के बाद कह रहा था कि मुझे तुझ पे भरोसा नहीं, मुझे तो लगता है कि तू वही शैडो रेड फॉक्स है जो कि हजारों सालों पहले उस वैली में ट्रैप की गई थी और वो रूप बदल के अब हमसे बदला लेने हमारा मास्टर बन के आया है। एल्डर चैन ये सारी बातें वहाँ मौजूद एल्डर्स को कन्विंस करने के लिए बोल रहा था। उसकी ये हरकत देखने के बाद तो हमारी जिया को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि कितना बेशर्म किस्म का इंसान है, लेकिन कुछ भी कहो उसकी ये हरकत मुझे पसंद आई। वहीं वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट उस फॉर्मेशन को देखकर पहचान जाते हैं। इस फॉर्मेशन का नाम था 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन। उनमें से एक बंदा सभी को बताता है कि ये फॉर्मेशन असल में हमारे पहले पवेलियन मास्टर ने सबसे पहले बनाई थी। ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोई भी दुश्मन इसके आगे टिक नहीं पाता था। इस फॉर्मेशन से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वो सभी यही सोच रहे थे कि आखिर ये लड़का अब इस फॉर्मेशन से कैसे बाहर निकलेगा। एल्डर भी चुपचाप इस खेल का मजा उठा रहे थे, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि आखिर उनके नए पवेलियन मास्टर सच में पावरफुल हैं भी, क्योंकि अगर वो सेक्ट के एल्डर और फॉर्मेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर वो सेक्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एल्डर चैन अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तो ये देखकर जिया उनके पास जाकर इनकरेज करते हुए कहती है कि और स्ट्रेंथ लगाओ, अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दो। तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तुम्हें अपनी जी जान लगानी होगी। असल में जिया को काफी ज्यादा मजा आता है जब वो ली हान को डेथ और लाइफ वाली सिचुएशन में फंसा देती है। जैसे ही एल्डर चैन अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, वो सारी की सारी स्वॉर्ड ली हान पर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ने लगते हैं। ली हान अपने पास मौजूद स्वॉर्ड से बस 2 मूवमेंट करता है और वहाँ मौजूद वो सो कॉल्ड अनब्रेकेबल स्वॉर्ड फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाती है। उसके खत्म होते ही एक तेज ब्लास्ट होता है, जिसके चपेटे में एल्डर चैन आ गए थे। वो इस एनर्जी से हिट होने के बाद काफी बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाते हैं। वहीं बच्चे ये देखकर हैरान थे कि किसी का भी इस फॉर्मेशन से निकलना मुश्किल था। वहीं हमारे ली हान को जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ली हान तो उस फॉर्मेशन से बचे हुए कुछ स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे अब उसकी ये ब्लड स्वॉर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हर्ट होने की वजह से एल्डर चैन खून की उल्टी करने लगते हैं। ली हान तो उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए कह रहा था कि क्या अब किसी को मुझसे कोई शिकायत है? अगर किसी और को भी फाइट करनी है तो वो सामने आ सकता है। पर अब ली हान का ये मॉन्स्टर रूप देखने के बाद किसकी जरूरत थी कि वो उसके सामने आकर खड़ा हो सके। वहीं जिया एल्डर चैन के काफी क्लोज जाते हुए कहती है कि तुम भी टोटल वेस्ट निकले, तुम पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, खामखा मैंने तुम्हें इनकरेज किया। तभी एल्डर जांग और एल्डर मो आगे बढ़ते हुए कह रहे थे कि एल्डर चैन, हमें अफसोस है कि आपने हाल फिलहाल में अपने बेटे को खोया है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इस दुख में आप हर किसी को मारते पीटते फिरे। हमारे फर्स्ट पवेलियन मास्टर ने ऑलरेडी तय कर लिया था कि इस पवेलियन का यंग मास्टर कौन बनेगा, और ये वो अपनी स्वॉर्ड से डिसाइड करने वाले थे। और देखो, अब ये स्वॉर्ड ली हान के पास मौजूद है, तो अब आप उसे यंग मास्टर मानने से मना नहीं कर सकते। उनकी बातें सुनने के बाद एल्डर चैन कह रहे थे कि मुझे नहीं पता आखिर तुम लोग क्यों इनका साथ दे रहे हो, तुम दोनों क्या हासिल करना चाहते हो। इससे पहले कि एल्डर चैन अपनी बात को कंप्लीट करते,
एल्डर मो उनके कंधे पे हाथ रखते हुए उन्हें डरा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि एल्डर चैन जो भी जानते हैं वो ली हान को पता लगे, इसलिए वो अपनी पावर की हेल्प से एल्डर चैन को चुप करा के वहाँ से भेज देते हैं। एल्डर चैन के वहाँ से जाते ही ली हान को देखकर एल्डर ज़ांग का रवैया चेंज हो गया था। वो ली हान के सामने आकर कहते हैं कि यंग पवेलियन मास्टर, आपको मेरे पीक में आना चाहिए, वहाँ आपकी जम की खातिरदारी होगी। वहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक आपको मसाजेस दिए जाएंगे, वहाँ पर वाइन्स, वेपन्स और जो भी आप चाहते हैं वो आपको सब कुछ मिलेगा। एल्डर ज़ांग को मक्खन मारता देखकर एल्डर मो भी आगे आते हुए कहते हैं कि आपको मेरे पीक में आना चाहिए। एक यंग लड़के को जो भी चीजें चाहिए वहाँ पर मौजूद है, काफी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत सारा डांस, म्यूजिक और वाइन, आप वहाँ बड़े मजे करेंगे। ली हान तो उन दोनों की हरकतें देखकर अजीब फील कर रहा था क्योंकि ये दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, ये बताते हुए कि यंग पवेलियन मास्टर को मेरे साथ जाना चाहिए क्योंकि मेरा पीक अच्छा है। अब उन दोनों को इस तरीके से लड़ता देखकर ली हान उन्हें लड़ने से मना करता है। वो उन्हें कहता है कि आप लोग इस बारे में फिक्र मत करिए, मैं तो यहाँ पे अभी ढंग का स्टूडेंट भी नहीं बना क्योंकि मैंने अभी तक अपने ट्रायल का 3rd राउंड कंप्लीट ही नहीं किया। तो अब जब मैं इस पवेलियन का स्टूडेंट ही नहीं हूँ तो फिर यहाँ का एल्डर कैसे बनूंगा। वो ये बातें काफी नौटंकी करते हुए बता रहा था, जैसे कि उसे इस बात का कितना दुख है। वहीं वो दोनों एल्डर भी अपना चेहरा लटका लेते हैं, जैसे कि उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ सुनकर, जबकि असल बात तो जिया को पता थी। वो ली हान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि क्या बात है ली हान, तुमने इन दोनों चालाक लोमड़ियों में से किसी को भी चूज करना सही नहीं समझा, इसलिए तुमने ये एल्डर ना बनने वाला चाल चलाना। एल्डर ज़ांग तो काफी फेक स्माइल के साथ कहते हैं कि आप काफी ज्यादा हम्बल हैं, लेकिन अब जब आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं बने तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट बन जाएं। मैं आपको अपना डिसाइबल बनाने के लिए रेडी हूँ। पर ये सुनकर एल्डर मो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी होड़ लगाने लगते हैं कि आप मेरे सेक्ट में आइए, मैं आपको फिर भी एल्डर की तरह ही ट्रीट करूंगा। आपको वहाँ पर सुख सुविधाएं तो एल्डर वाली मिलेंगी, लेकिन आप स्टूडेंट की तरह सीख भी सकते हैं। उन दोनों को फिर से आपस में रेस लगाता देखकर ली हान कहता है कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास ऑलरेडी एक मास्टर है। ये सुनने के बाद तो दोनों का चेहरा फिर से लटक गया था। वो दोनों काफी ज्यादा शौक होते हुए पूछ रहे थे कि हमारे अलावा कौन आपका मास्टर बन गया। ली हान उन्हें जंगल में मिला हुआ वो टोकन पकड़ा देता है। उस टोकन को देखकर वो दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा शौक थे। वो बताते हैं कि ये टोकन असल में डिसइल्यूजनमेंट पीक की एल्डर का है, वहाँ की एल्डर का नाम लेंग हुआन है। तो क्या आपको लेंग हुआन ने अपना स्टूडेंट बनाया? ली हान पहले सोच रहा था कि इस टोकन में लिखा हुआ नाम ही उस लड़की का असल नाम है, पर अब उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम लेंग हुआन है। वो अपने मन में सोच रहा था कि वो इस पीक की एल्डर है, इसका मतलब ये है कि उसे ढूंढना और भी ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ ये दोनों एल्डर कह रहे थे कि मैं मान ही नहीं सकता कि लॉर्ड लैंग ने आपको अपने डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट किया है। उन्हें इस बात पे इसलिए यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि सालों पहले जब वो सुप्रीम लेवल पर पहुंच गई थी तो उसने अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया और वो दुनिया से अलग कटके हो गई। तब से लेकर अब तक उसने अभी तक एक भी स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उसने ली हान को अपना स्टूडेंट चुना होगा। ली हान को पता था कि ये दोनों एल्डर ऐसे तो उसे उसके पास नहीं जाने देंगे, तो वो कहता है कि आप दोनों एल्डर्स की बातों से तो लग रहा है कि हम लोग एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। असल में जब हम छोटे थे तब एक दूसरे को जानते थे और काफी सालों बाद ओल्ड फ्रेंड्स की तरह हमारी मुलाकात हुई। इतना ही नहीं, उसने मेरी पावर चेक करने के लिए मुझसे 300 राउंड की फाइट भी की। रात भर हमने काफी सारी बातें की और उसके बाद उन्होंने मेरे टैलेंट को देखते हुए ये भांप लिया कि मैं एक काफी अच्छा इंसान बनूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया ताकि वो मुझे एक अमेजिंग टैलेंटेड पर्सन बनता हुआ देख सके। ली हान की बातों से तो कोई भी बेवकूफ बन जाता, ये दोनों एल्डर भी बन जाते हैं। कहता है कि आप दोनों सच में इतने ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ली हान तो कहता है कि इतना ही नहीं, उन्होंने सामने से मुझे ऑफर दिया कि क्या मैं उनका डिसाइबल बनूंगा, और फिर मुझे मनाने के लिए उन्होंने मुझे ये जेड स्लिप भी दी। इससे पहले कि वो अपनी इमेजिनरी कहानी को और आगे बढ़ाता, तभी वहाँ पर लैंग हुआन एंट्री लेते हुए कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। ली हान उसे देखकर एक पल को शौक रह जाता है और फिर उसे याद आता है कि इसने तो उसे उस टी शॉप में देखा था। इससे पहले कि हमारा ली हान आगे कुछ भी बोल पाता, वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है और ये दोनों एल्डर्स पवेलियन मास्टर और उस आइस ब्यूटी को ग्रीट करते रहते हैं।
उनके जाने के बाद ये दोनों कह रहे थे कि वो आइस ब्यूटी क्वीन जो इतने सालों तक खुद को दुनिया से अलग रखती आई है, वो सच में एक लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गई है। इसका मतलब तो ये है कि आगे चल के इस पवेलियन में हंगामा देखने को मिलने वाला है। दूसरी तरफ लैंग हुआन हमारे ली हान को ले जाकर अपने सेक में पटक चुकी थी। वो तो स्लाइड करते हुए काफी दूर पहुंच जाता है। अपने इस स्वागत से वो लैंग हुआन से काफी नाराज हो चुका था, इसलिए वो उस पर एक खतरनाक अटैक करने के लिए उसके पास आता है। पर लैंग हुआन की पावर का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि वो बिना अटैक किए हुए ली हान से उसके स्वॉर्ड को छीनकर उसी पर तान देती है। वो तो ली हान की आंखों के पास उस स्वॉर्ड को करते हुए कह रही थी कि वो जेट पेंडेंट मुझे वापस करो। ली हान भी बिना डरे अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कह रहा था कि बेशक तुम वो पेंडेंट वापस ले सकती हो, लेकिन मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। लैंग हुआन तो कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता कि मैं माउंटेन के नीचे गई थी? क्या तुम मेरे बारे में पता करने के लिए यहाँ आए हो? ली हान तो बिना डरे कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स के बारे में मैं जानना नहीं चाहता। मैं यहाँ लिंगनहाई पवेलियन अपने मकसद से आया हूँ। बस इतना याद रखो कि वो तुम में से किसी के लिए तो बुरा नहीं है। मैं बस यहाँ कुछ चीजें चेक करना चाहता हूँ और जब मैं वो चेक कर लूंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लैंग हुआन को ली हान की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड उससे हटाते हुए कहती है कि जो करना है करो, पर दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली हान सोच रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाहती थी। तभी अचानक से जिया की एंट्री होती है, जो उस लड़की को देखते हुए कह रही थी कि ये तो सच में एक पियरलेस ब्यूटी है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और कोल्ड। लगता है पहली बार तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई मिला है। ली हान भी यही सोच रहा था कि इस लड़की के तेवर 7वें आसमान पर है। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली हान को काफी जोरों से भूख लगी थी, तो वो वहीं कोर्टयार्ड में आग जलाकर एक रैबिट पकाने लगता है। लैंग हुआन को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ली हान उसके कोर्टयार्ड में एक रैबिट रोस्ट कर रहा है। वो काफी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे रैबिट पकाने की। ली हान तो काफी ज्यादा इनोसेंट बनते हुए कह रहा था कि मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे लेवल की नहीं है, इसलिए तुम मुझे बुली कर रही हो ना। इसलिए तो तुम भूल गई कि यहाँ पर एक बंदा है जिसे भूख लग सकती है। तुम बिल्कुल भूल गई कि वो बंदा यहाँ पे ठंड से मर सकता है। अच्छा, रहने और जिंदा रहने की बात को तो साइड में रख देते हैं। अब मैं खुद को जिंदा रखने के लिए खुद से खाना भी नहीं पका सकता। ली हान का पॉइंट काफी ज्यादा वैलिड था, तो ये सुनने के बाद लैंग हुआन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तो जिया ली हान को याद दिला रही थी कि भूलो मत, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ये काफी ज्यादा टाइम है तुम्हारे लिए कि तुम एक अच्छी सी पहाड़ों की चोटी पर जाओ, अपनी कब्र खोदो और मरने से पहले ये लिखवा के जरूर मरना कि मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 यूजलेस पर्सन हूँ। अब जिया की बातें थी तो सच्ची, तो वो उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, फिलहाल मुझे अपना ये डिश खाने दो। वैसे भी जहाँ तक मैंने सुना है यूनहाई पवेलियन में काफी सारे मेडिसिन मौजूद है और उनमें से सबसे खास है एक रामबाण इलाज, जिसे अगर मरने वाले को भी खिला दो तो वो भी जिंदा हो जाए। अब यहाँ का यंग सेक मास्टर होने की वजह से मुझे वो लोग औषधि तो देंगे। ये सुनकर जिया कहती है कि रामबाण औषधि, उसे खाकर तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, बस थोड़े दिनों के लिए टल जाएगी, तो भूलो मत कुछ दिन बाद तुम्हारी मौत यू टर्न लेकर वापस भी आ सकती है। जिया की बातों के दौरान ली हान को अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो तो कह रहा था कि लगता है लंच में इस रैबिट के अलावा भी किसी और को पकाना पड़ेगा, और वो अपने पास मौजूद लकड़ी से दूर हिट करते हुए उस फॉक्स को सामने ले आता है, जो इतनी देर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो कहती है कि बदतमीज आदमी, क्या जरूरत थी मुझे मारने की। उस फॉक्स को देखते ही हमारी जिया समझ गई थी कि ये और कोई नहीं बल्कि उस पहाड़ों वाली फॉक्स है, जो अब अपने छोटू फॉर्म में आ गई है। जब ली हानो से यहाँ आने का रीजन पूछता है तो वो काफी ज्यादा सैड होकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगती है। ये इंसान भी कितने कमीने होते हैं। सालों पहले चारों तरफ जंगल था, हरियाली थी, जानवर रहते थे, और अब जहाँ देखो वहाँ इन्होंने अपना कब्जा बना के रखा हुआ है। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे लात मार के वहाँ से भगा दिया। अब वो ली हान के पाँव पे चढ़ते हुए कहती है कि अब मेरा तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है, तो मुझे लौट के तुम्हारे पास ही आना पड़ा। अब अगर उन इंसानों ने मुझे दोबारा देखा तो मुझे जान से मार देंगे, तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ रहने दो। ली हान उसे पकड़ते हुए कह रहा था कि मैं खुद की जान नहीं बचा पा रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे बचाऊंगा। अपनी स्किल्स का यूज करो और अपनी जान खुद बचाओ। ये बोलकर वो तो उसे फेंक देता है, पर इससे पहले कि वो रेड फॉक्स जमीन पे गिर पाती, जिया टेलीपोर्ट होकर उसे कैच कर लेती है। वो तो उसे ली हान की तरफ वापस लाते हुए कह रही थी कि जब मैंने तुमसे इसे कहा था कि मार डालो, तब तो तुमने इसे छोड़ दिया,
और अब जब ये छोटी सी रेड फॉक्स में कन्वर्ट हो गई है तो अब तुम इसके दुश्मन बन गए हो। मुझे तो ये अपने साथ रखनी है जब तक कि ये तुम्हारे स्पिरिचुअल रियल्म की एनर्जी को इफेक्ट ना करे। ये सुनकर वो रेड फॉक्स कहती है कि नहीं नहीं, मुझे रखने से तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कि तुम लोगों को मेरा खाना जुगाड़ करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे ट्रीट करना जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ही नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो मैं जरूर हेल्प करूंगी। जैसे कि मुझे तुम्हारी बातों से एक मॉन्क के बारे में याद आया। जिया उसे देखते हुए कहती है कि तुम छोटी सी फॉक्स जो इतने सालों से ट्रैप थी, तुम्हें एक मॉन्क के बारे में कैसे पता? वो फॉक्स बताती है कि जब मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी तो मैं गलती से एक ऐसी जगह पर पहुँच गई जहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे और मुझे वहाँ एक ऐसा मॉन्क दिखा जो हजारों सालों से जिंदा है। उस इमॉर्टल मॉन्क के बारे में सुनकर मैं एक्साइटेड हो गई थी और फिर मुझे लोगों की बातों से पता लगा कि वो इमॉर्टल मॉन्क तो असल में मरने वाला है। हजारों सालों से एक मॉन्क के जिंदा रहने की बात जिया को काफी ज्यादा अजीब लगती है। वो इस बारे में सोचते हुए कह रही थी कि शायद उस मॉन्क के पास कुछ कल्टीवेशन स्किल्स होगी जिसके सहारे से वो इतने सालों तक जिंदा होगा। पर वो फॉक्स बताती है कि नहीं नहीं, उस मॉन्क के पास कोई कल्टीवेशन स्किल्स नहीं थी, वो तो बस हजारों सालों से व्हील टर्निंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा है, इस वजह से वो अपनी मॉर्टल बॉडी में भी इतने हजारों सालों तक जिंदा रहा। ये बात सुनकर तो जिया और लिहान दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। अब तो वो फॉक्स आगे बताती है कि फिलहाल वो बंदा मरने वाला है और उसे अपने कुंफू सक्सेसर के लिए एक बंदा चाहिए। ये खबर आसपास के सेक्ट में आग की तरह फैल गई और अब काफी सारे मास्टर उस ओल्ड मॉन्क के पास पहुंचे हैं ताकि वो उस मॉन्क का सक्सेसर बन सके। अब उस मॉन्क के पास बस कुछ ही दिन बचे हैं जिंदा रहने के लिए, तो वो जल्द से जल्द अपना सक्सेसर जरूर ढूंढेगा। इसलिए अगर ली हान तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो तुम्हें एक बार उसके पास जरूर जाना चाहिए। तभी हमें उस मॉन्क के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिसके बाहर काफी सारे लोग जमा हुए थे। अभी तक उनके लिए दरवाजा नहीं खुला था और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बेचैन होने लगते हैं कि आखिर वो मॉन्क दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे ली हान की, जो कि किंग ऑफ हेल की आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर आया था। वहाँ पर मौजूद लोग इंतजार करते करते थक चुके थे, इसलिए वो बाहर से ही उस मॉन्क को आवाज लगाने लगते हैं कि मास्टर, हम सब यहाँ पर हाजिर हैं, तो आप जिसको भी अपना सक्सेसर चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। तभी उन सभी के बीच में से ली हान एक हाई जंप लगाते हुए दरवाजे के पास पहुँच जाता है। लोग उसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ देख कर पूछ रहे थे कि आखिर ये कौन बंदा है जो इतनी तेजी से आगे जा रहा है। कुछ लोग तो ली हान की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई रूल्स को इग्नोर करने की। ली हान किसी की बातों पे भी कान नहीं देता, वो तो बस दरवाजा ओपन ही करने वाला था कि तभी 3 शार्प ब्लेड से उसके ऊपर अटैक होने लगते हैं और वो उन अटैक्स को काफी इजीली डॉज करके ब्लॉक कर लेता है और फिर उन्हीं ब्लेड को अपने 2 फिंगर से रिवर्स करते हुए वहाँ पर मौजूद एक बंदे का खेल खत्म कर चुका था। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि वहाँ मौजूद लोग थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रह जाते हैं। ये सब देखकर एक बंदा स्वॉर्ड लेके आगे आता है और वो हमारे ली हान से कह रहा था कि तुम्हारे स्किल्स तो कमाल के हैं, लेकिन अब मेरे हमले से बच के दिखाओ। ये बोलकर वो तेजी से अपनी नाइफ लेकर ली हान की तरफ बढ़ रहा था, पर ली हान तो उसके इस अटैक को 2 फिंगर्स से रोक लेता है। ली हान तो उससे पूछ रहा था कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। ये बोलकर ली हान उसके स्वॉर्ड को फ्लिप करता है जिससे कि वो बंदा लड़खड़ाकर पीछे हटने लगा था। ली हान की इस हरकत से उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं एविल माउंटेन बरिंग का प्रोटेक्टर हूँ और आज तुम्हारी मौत बनकर यहाँ पर आया हूँ। ये बोलकर जैसे ही वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड से ली हान पर अटैक करता है, इस बार ली हान अपने 2 फिंगर्स का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड को तोड़ चुका था और फिर उसी टूटे हुए हिस्से से वो उसकी गर्दन काट देता है। उसका ये बेरहम रूप देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग काफी बुरी तरीके से खौफजदा हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा तो हमारे ली हान को पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम वही हो ना, बेस्ट किलर, किंग ऑफ हेल, ली किंग। अब ली किंग का नाम सुनने के बाद तो सभी लोग डर के मारे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार ये बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालकर अटैक करेगा तो एक साथ 100 लोगों का मरना तय है। उन लोगों को इस तरीके से डर के पीछे हटा देखकर उनमें से एक बंदा आगे आते हुए कह रहा था कि तो क्या हुआ अगर ये बेस्ट किलर है और हम लोगों को जान से मार सकता है। अगर हम लोग एक साथ अटैक करें तो ये भी हार जाएगा। आखिर इसे भी तो पता लगना चाहिए कि रूल्स होते हैं और रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। अब उस बंदे की ये वाली बात सुनकर तो सब लोग जोश में आ जाते हैं, पर ली हान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कह रहा था कि अगर तुम लोगों को ये ट्राई करना है तो शौक से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखो कि रूल्स मेरे काफी अलग हैं और मैं उन्हें ही फॉलो करता हूँ। जो मेरे रास्ते में आते हैं
मैं उन्हें रास्ते से हटा देता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे उन लोगों पर अपने डिवाइन रियल्म की एनर्जी का यूज करता है। उसके एक ही पंच से वहाँ पर मौजूद सभी लोग ढेर हो गए थे, सिवाय 3 लोगों को छोड़कर, जो अभी तक ली हान से फाइट करने आगे नहीं आते। जिया तो ली हान को डिवाइन रियल्म की एनर्जी यूज करता देखते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस क्रिटिकल सिचुएशन में डिवाइन रियल्म की पावर को यूज करने की? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास 2 दिन है, और अगर तुम ये पावर यूज करोगे तो और जल्दी मर जाओगे। पर ली हान फिलहाल फाइट के मोड में था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि आज मेरी स्वॉर्ड को खून की तलब लगी है, तो जिस किसी को अपनी मौत को दावा देना है वो आ सकता है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि वहाँ मौजूद लोग डरने लगते हैं। वहीं वो ओल्ड मॉन्क अपना दरवाजा ओपन करते हुए ली हान से शांत रहने को कहता है। बच्चे, इतना ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अंदर आ जाओ, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता देखकर तो जिया हैरान रह गई थी, क्योंकि एक तो उस मॉन्क के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, और दूसरा उसके पास इमॉर्टल बॉडी भी नहीं है। पर फिर भी उसका ऑरा इतना ज्यादा प्योर है कि वहाँ तक उन्हें फील हो रहा है। वो अंदर जाते हुए ली हान से कहती है कि लगता है तुम्हें यहाँ जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, पर साथ ही उसे वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे अभी तक वहाँ पर कोई और मॉन्क नहीं दिखा, और साथ ही कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी थी और पत्तों की मोटी लेयर जम गई थी। ली हान जिया से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या अपना घर बसाना है? मुझे बस उस मॉन्क से उसका स्किल देखना है। मैं तो यहाँ ये चेक करने आया हूँ कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। अगर वाकई उसके पास इस तरीके की कोई स्किल है तो मैं उसका पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। ये बोलकर वो दोनों ही उस मॉन्क के सामने पहुँच जाते हैं, जो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। ओल्ड मॉन्क ली हान को देखकर कहते हैं कि तुम्हें आने में काफी ज्यादा वक्त लग गया। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि तुम 1 साल पहले ही आ जाओगे। ली हान उस ओल्ड मॉन्क की बातों से कंफ्यूज था, क्योंकि ये ओल्ड मैन ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो ली हान को सालों से जानते हो। ली हान तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि आप किसका इंतजार कर रहे थे। वो ओल्ड मैन जवाब देने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर चुके थे। जिया तो उनकी ये हालत देखने के बाद कहती है कि इतनी क्या जल्दी थी मरने की, 2-4 वर्ड्स और बोल के चले जाते। ली हान जैसे ही उस ओल्ड मैन की सांसें चेक करने के लिए उसके पास आता है, अचानक से उस मॉन्क को जिंदा देखकर दोनों की ही हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो दोनों काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो मॉन्क उठते हुए कह रहे थे कि चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। अभी भी मेरे पास 3 दिन बाकी हैं। और रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हारे आने का इंतजार तो मैं 1 साल से कर रहा हूँ। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। आखिर तुम्हारे मेरे बीच में एक गहरा रिश्ता जो है। ली हान को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसलिए वो चुपचाप उस मॉन्क के सामने बैठते हुए कह रहा था कि मैं एक साथ लाखों लोगों को मार देता हूँ, और आप जिसका ऑरा और बॉडी, माइंड, सोल सब इतनी प्योर है, उसका मेरे साथ किस तरीके का कनेक्शन हो सकता है? वो ओल्ड मैन ली हान को बताते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि ना तो तुम जिंदा हो और ना ही मरे हुए हो। तुम जिंदगी और मौत के बीच में कहीं फंसे हुए हो। ली हान को ये बात काफी अजीब लग रही थी कि आखिर इस ओल्ड मैन ने उसे देखते ही कैसे पता लगा लिया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। वो कहता है कि मास्टर, क्या आप इस बात को और डिटेल में समझा सकते हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मास्टर बताते हैं कि वैसे तो तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक का नहीं है, पर ये रिश्ता 1000 सालों तक जिंदा रहेगा। 1000 सालों पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब मेरी मुलाकात दुनिया के सबसे फेमस स्वॉर्ड्समैन से हुई थी, और मरने से पहले उन्होंने मुझे ये सीक्रेट मेथड टर्निंग द व्हील सिखाया, और वो चाहते थे कि मैं ये मेथड उन्हीं की तरह किसी को पास ऑन करूं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। ली हान ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं मास्टर किसी उस जैसे दिखने वाले बंदे की बात तो नहीं कर रहे हैं, या फिर जैसी खूनी उसकी हरकतें हैं वैसी हरकतों की वजह से उसे चूज किया गया है। मास्टर बताते हैं कि मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एक ऑरा है जो इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता, और ऐसा ही सेम ऑरा उस पर्सन की बॉडी में भी था। ली हान कंफ्यूज था, और वहीं जिया बताती है कि ये पक्का वही है, सियाओमो। वो ओल्ड मैन अपनी कहानी को कंटिन्यू रखते हुए बता रहे थे कि जब उन्होंने मुझे वो सिखाना खत्म किया तो वो एक सीरियस इंजरी से चल बसे। उनके जाने के बाद मैं बचा, उनके खास सीक्रेट के साथ। आज जाकर वो सारी की सारी कड़ियाँ जुड़नी शुरू हो गई हैं। मॉन्क के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद ली हान कहता है कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो इतने ज्यादा अमेजिंग थे। उनकी तलवारबाजी इतनी ज्यादा औसम थी कि उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता था। तो आखिर उन्हें हर्ट करने की हिम्मत किसने की? वो ओल्ड मॉन्क बताता है कि उन लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और कोस्ट मास्क पहना हुआ था।
ये डिटेल सुनने के बाद ली हान काफ़ी शॉक था क्योंकि वो समझ गया था कि वो और कोई नहीं बल्कि वही 6 इमॉर्टल्स थे।